नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली के कस्बा थाना भवन निवासी रईस पुत्र शहीद ने अपनी फेसबुक पर 2 अवैध तमंचों के साथ फोटो अपलोड कर दिया, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल फोटो का संज्ञान पुलिस अधीक्षक शामली सुकीर्ति माधव ने लेते हुए मामले की जांच थाना भवन पुलिस को सौंप दी। थाना भवन पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान थाना भवन के मोहल्ला शाह विलायत निवासी रईस पुत्र शहीद के रूप में की और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से फोटो में दिखाई गई अवैध 12 बोर का तमंचा, 315 बोर का एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस तमंचे बेचने वाले लोगों का भी पता लगाने में जुटी है। दिनांक 14 मार्च को अर्थात कल सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रही थी, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो 2 तमंचे के साथ अपनी फोटो खिंचवाया था। वो वायरल जब फोटो हुआ उसका तत्काल जो है संज्ञान लेते हुए थाना भवन को सूचित किया गया और थाना भवन द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति की पहचान कराई गई। उस व्यक्ति का नाम रहीश है और ये थाना भवन का ही निवासी है। इसे तत्काल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे जो भी तमंचा उसके पास दिख रहा था वो भी बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में थाना भवन पर आवश्यक जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो कराई जा रही है। साथ में यह भी पूछताछ में पता कराया जा रहा है कि ये जो असला है ये कहाँ से खरीदा गया था या लाया गया था। इस संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई कराई सुनिश्चित की जाएगी। शामली के कस्बा थाना भवन में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित किराना व्यापारी अनूप गर्ग और पेस्टिसाइड व्यापारी अनमोल गर्ग की दुकान में नकबजनी कर किराना व्यापारी की दुकान में रखे 4,50,000 रुपए की नकदी और कीमती सामान चोरी कर लिया गया। वहीं पड़ोस में ही पेस्टिसाइड की दुकान करने वाले अनमोल गर्ग की दुकान में भी चोर छत के रास्ते से लोहे की खिड़की उखाड़कर जीने में नकब लगाकर दुकान में घुस गए। अज्ञात चोरों ने दुकान में नकदी होने के आसार के चलते दुकान के गल्लों को खंगाला। वहीं चोर सीसीटीवी कैमरे में व्यापारी को धमकी भरा संदेश करता भी देखा गया। व्यापारियों ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर चोरी के जल्द खुलासे की मांग की है। इस मामले में थाना भवन थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा ने कहा कि चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जल्द ही चोरों को पकड़कर जेल भेजने का काम करेगी। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे मेरे बड़े भाई श्री अनूप गर्ग अनूप किराना स्टोर जो दिल्ली सहारनपुर स्टेट हाईवे पे ही इनकी किराना की दुकान है, इनका कॉल मुझे आता है कि भाई साहब दुकान पे आ जाओ और दुकान पे जो है नकबजनी होकर के नुकसान हुआ है। तो जैसे ही हम सब व्यापारी इकट्ठे होकर के यहाँ मौके पे आते हैं और तुरंत ही जो है पुलिस भी जो है मौके पे आई, तो पता चला कि बराबर वाली दुकान में और दोनों दुकानों में जो है नकबजनी की गई और जो है काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। 4.5 से 5 लाख रुपए के नकद का नुकसान है। उसके अलावा जो है कीमती सामान भी चोरी किया गया है। जी, तहरीर दे दी गई है और आश्वासन भी मिला है और समस्त व्यापार मंडल की तरफ से जो है प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं और SHO साहब की तरफ से पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर वो घटनाक्रम का खुलासा कर देंगे। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कोरोना की पहली डोज लगवाई और साथ ही जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। कोरोना की प्रथम डोज लगवाने के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचे भाजपा के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। इस दौरान जिला चिकित्सालय पहुंचे कपिल देव अग्रवाल ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाते हुए डॉक्टर की टीम को बधाई दी। इस दौरान कोविड-19 की प्रथम डोज लगवाने के बाद राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला चिकित्सालय में स्थित कोविड रूम का निरीक्षण करने के साथ साथ अन्य विभागों का भी निरीक्षण किया। वहीं इस कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान रालोद से अमीर आलम भी अपने पुत्र नवाजिश आलम खान के साथ पहुंचे, जिन्होंने कोविड-19 की पहली डोज लगवाई। इस दौरान जिला चिकित्सालय पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री लगातार कोरोना से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब कोरोना ना के बराबर रह गया है। हमारा भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है और कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भी हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 पर है। हिंदुस्तान के द्वारा अपने मित्र देशों को कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिंदुस्तान में बनकर तैयार हो रही है। अस्पताल मुजफ्फरनगर में टीका लगवाने के लिए आया था। मैंने सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। 5 मिनट के अंदर ही मेरे को टीका लग गया। यहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम है, जिसके लिए मैं जिला अस्पताल के अधिकारियों और विधायक मंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई असर नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार के लिए?
मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है सर, और इसका सब लोगों को फायदा होगा। जी, बीजेपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है विकास कार्यों जी। में। कोरोना वैक्सीन भी 2 बना रखी है जी। और लगातार अब सभी के लिए कोरोना का टीका लगवाने की छूट कर दी गई है, तो कोई दिक्कत इस तरह का सरकार के लिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहना यह है कि कोमॉर्बिडिटी में जो 45 साल के ऊपर वाले के लिए सिर्फ खोला गया है, तो मेरी बच्ची मानसिक रूप से विकलांग है, वो बच्चे भी काफी सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनके लिए भी खोला जाए, ये मेरी प्रार्थना। सरकार ने कर दिया है उनके लिए जो 45 से अबव ऊपर है, जिन्हें दिक्कत है क्रिटिकल 45 से कम वालों के लिए भी मेरी प्रार्थना है कि जो बच्चे मानसिक विकलांग है या जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उनके लिए भी इसे खोला जाए। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित एक जनहित याचिका दाखिल की है। रिजवी ने इसके साथ ही कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली भी बताया है। वसीम रिजवी द्वारा दीनी किताब कुरान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते जहां पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश और रोष व्याप्त है, वहीं देश भर में वसीम रिजवी पर कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। मुजफ्फरनगर में भी वसीम रिजवी की गिरफ्तारी को लेकर समाज सेवी उरूज अब्बास एडवोकेट ने अपने साथियों के साथ मिलकर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देकर वसीम रिजवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग की। उरूज अब्बास एडवोकेट का कहना है कि वसीम रिजवी ने दीनी किताब कुरान पर जो विवादित टिप्पणी की है, उससे समूचे मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। कहीं न कहीं वसीम रिजवी के पीछे किसी राजनीतिक पार्टी या दुश्मन देश का हाथ है, जो भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे में जहर घोलना चाहता है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर विशेष ध्यान देकर वसीम रिजवी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर गिरफ्तारी करे। देखिए, पत्रकार बंधुओं को दी गई बाइट शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुरान से 26 आयतों को रिमूव कर दिया जाए, और इस संबंध में एक एसएलपी उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिससे पूरे इस्लाम धर्म के मानने वालों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इसका गहरा आघात पहुंचा है। देखिए, आपको हम बता दें मीडिया के माध्यम से कि कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो किसी भी धार्मिक किताब में कोई अपना इंटरफेयर करे, तो हमें उम्मीद है कि ये एसएलपी उनकी पहली ही सुनवाई में खारिज होने योग्य है। वहीं दूसरी ओर अगर वसीम रिजवी की बात करें तो उसका ताल्लुक किसी दीन से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है। पता नहीं वो किसके बहकावे में आकर के पहले भी और अब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो देश में दंगे भड़काने का काम कर रहा है। कुरान शरीफ की बात अगर हम करें तो ये किताब कोई आम किताब नहीं है, ये किताब अल्लाह की किताब है, और ये किताब आसमान से भेजी हुई किताब है। इस किताब में ना कोई पहले तरमीम हुई है और ना ही कोई तरमीम की जा सकती है। तो जिस संबंध में आज हमने एक तहरीर दी है, इसमें ये मांग करते हैं, देखिए, वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश में आज उसके खिलाफ तमाम मुसलमान एकजुट हो गया है, और सबको मालूम है कि ये आदमी आपस में तिफरका फैलाना चाहता है, मुसलमानों को बांटना चाहता है, आपस में दंगे कराना चाहता है। इस संबंध में हमने एक तहरीर एसएसपी महोदय साहब को दी है, और उनसे सख्त सख्त कार्रवाई को उन्होंने आश्वासन दिया। इसके परिवार वालों ने इसको अपने आप से नाता खत्म कर दिया और इसे इस्लाम से बेदखल कर दिया, उसका आपको क्या कहना है? देखिए, जहां तक बेदखली की बात है, कुरान में मैंने कहा है कि कुरान में कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। जिस आदमी ने 26 आयतों के खिलाफ बयान दिया है, तो उसने तो अपना बयान देकर यह जाहिर कर दिया कि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो साहिब किताब नहीं हो सकता, ना उनका मानने वाला हो सकता है। इसलिए उसके घर वालों ने भी उसका बायकॉट किया है। हम आज उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, तमाम अधिवक्ता साथी यहाँ लोग मौजूद हैं, और जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खानोपुर में के पब्लिक स्कूल का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला महामंत्री सुनील सैनी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राहुल रानिया, शशांक, जयवीर आदि मौजूद रहे, जहां पर सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता सुनील सैनी ने फीता काटकर स्कूल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस विद्यालय में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक कक्षाएं चलाई जाएंगी, जिसके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा शशांक जी का
कि उन्होंने इस एक शिक्षा के मंदिर का निर्माण यहाँ आपके मंसूरपुर खानूपुर में किया है, जिससे यहाँ इस क्षेत्र में जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य सुधरेगा, उनको एक अच्छी शिक्षा यहाँ प्राप्त होगी। और इस स्कूल का उद्देश्य रहेगा कि बच्चे के अंदर सभी प्रकार का ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान भी, सामाजिक ज्ञान भी, व्यवहारिक ज्ञान भी और राष्ट्रभक्ति भी बच्चों को यहाँ अच्छी तरह से सिखाया जाएगा। और इसके अलावा इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका एक अच्छा अभिभावकों के द्वारा भी उनको योगदान मिलेगा, तो पढ़ लिख करके वो निश्चित रूप से अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। और इस विद्यालय में यदि किसी प्रकार की शशांक जी को आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग सरकार से भी और प्रशासनिक रूप से भी पूर्ण रूप से इनका सहयोग कराएंगे। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं, लोकल के जो अभिभावक बंधु हैं, वो भी, क्योंकि अभी इसका शुभारंभ हुआ, एक शिक्षा के मंदिर का यहाँ शुभारंभ हुआ है, वो भी इनका सहयोग करें ताकि इस विद्यालय को कोई दिक्कत ना आए और ये आगे चल के काफ़ी उन्नति करे और इस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य का निर्माण। गांव लछेड़ा में भाजपा के द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा नेता जगदीश पांचाल और नकुल उपाध्याय का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों भाजपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक किया। वहीं उन्होंने कृषि कानूनों के बारे में भी चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसी भी तरह से किसानों के अहित में नहीं है, यह सभी किसानों के हित में बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आज का कार्यक्रम ये किसान चौपाल के नाम से है। ये गांव-गांव में जो है भाजपा के द्वारा एक प्रोग्राम लगाए गए हैं। पंचायत चुनाव को लेके ये हर गांव में एक चौपाल की जाएगी, जिसमें वहाँ के लोगों को एक भाजपा के जो नीतियाँ हैं, भाजपा के जो कार्य हैं, उनके बारे में अवगत कराया जाएगा, ताकि जनता को ये अवगत हो जाए कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए। तीसरा सबसे बड़ा हमारा ये है कि पंचायत चुनाव में हमें लोगों को अवगत कराना है कि भाई जो हमारा कैंडिडेट होगा, जो हमारा निर्धारित जो है, क्योंकि हम इस बार सिंबल तो किसी को नहीं देंगे, परंतु हम समर्थन देंगे, उसके समर्थन के, भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ाया जाएगा। और सभी लोगों से निवेदन किया गया है कि सभी अपने मतभेद भूल के एक मत होकर सब अपना चुनाव लड़ाएं। भाजपा शासन के अंतर्गत जो किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, उनके बारे में बताया कि भारत सरकार की बहुत स्पष्ट नीति है कि यदि पार्लियामेंट के अंदर भी भाजपा सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी, वहाँ भी किसी ने ये तक नहीं बताया था कि इस कानून के अंतर्गत क्या कानून है। भाजपा आज भी तैयार है, हर टाइम किसानों के सहयोग के लिए तैयार है। यदि किसान एकजुट होकर कोई निर्णय लेते हैं, और भाजपा सरकार उसके लिए पहले से कई बार कह चुकी है कि भाजपा सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, परंतु उसके बाद भी ऐसा लगता है कि ये किसानों का एकजुटता का प्रदर्शन वहाँ जो किया जा रहा है, उसमें किसान न होकर एक बड़ी राजनीति की जा रही है। किसानों के पास समय नहीं है, फसल कट रही है, फसल बोई जा रही है, किसान गाँव में है, वहाँ किसान है तो किस तरह का किसान है मेरी समझ के अंतर्गत नहीं आता। तो भाजपा सरकार का बहुत स्पष्ट अपना दायरा है कि वो हर टाइम किसानों के समर्थन में है। किसानों को बहुत सारी योजनाओं से लाभ दिया, किसान सम्मान निधि है, कितना बड़ा सहयोग किसानों को दिया, किसान बीमा योजना किसानों को दिया। तो ये सारी चीज़, स्वच्छता अभियान मोदी जी ने दिया। मोदी जी जैसा, योगी जी जैसा इस देश को कहाँ मिल सकता है, जिनके मोदी जी के कोई बच्चा नहीं, वो अपने परिवार की कोई परवाह नहीं करते। योगी जी अपने परिवार की कोई परवाह नहीं करते। इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, आज कौन से गांव में कार्यक्रम चल रहा था? आज ये लछेड़ा गांव के अंदर का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमारे साथ में हमारे महामंत्री मनोज शर्मा जी हैं, और इसमें साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष मुकेश सैनी जी हैं, और मंडल अध्यक्ष हमारे नकुल उपाध्याय जी हैं, और ये हमारे संयोजक भी है वार्ड नंबर 9 के। इसी संबंध में पंचायत चुनाव के संबंध में ये गांव-गांव एक चौपाल की जाएगी और किसानों को इस बारे में बताया जाए।
मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव, एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव, एसटीओ जानसठ शकील अहमद के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत थाना रामराज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां थाना रामराज अध्यक्ष सुदेश कुमार और एसआई प्रदीप नादर समस्त स्टाफ के साथ जमालपुर गंगनहर पटरी पर स्टाफ के साथ चेकिंग कर रहे थे। तभी सामने से एक अज्ञात युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वो पीछे की तरफ भागने लगा, जिसको भागकर पुलिस ने पकड़ लिया। जब उससे पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम मंजीत उर्फ मित्ता निवासी गाँव जमालपुर बताया, जो रामराज थाने का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर अपराधी निकला, जिसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। थाना रामराज अध्यक्ष सुदेश कुमार ने बताया कि मंजीत उर्फ मित्ता रामराज थाने के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जो रामराज थाने से वांछित चल रहा था, जिसके कब्जे से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली गंग नहर पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने हेतु खतौली गंग नहर पर पुलिस चौकी बनेगी, जिसके चलते विधायक विक्रम सैनी के द्वारा पुलिस चौकी निर्माण कार्य शुरू करने के लिए विधि विधान द्वारा भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू करने हेतु निर्देशित किया गया, जहां पर विक्रम सैनी द्वारा पूजा के बाद पुलिस चौकी की नींव रखकर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। इस शुभ अवसर पर खतौली विधायक विक्रम सैनी, एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी, खतौली क्षेत्राधिकारी आशीष प्रताप सिंह, खतौली थाना प्रभारी एचएन सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुलिस चौकी निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर संपन्न किया जाएगा। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा के दौरान खतौली गंग नहर पर मुख्य पॉइंट पड़ता है, जहां से हर वर्ष लाखों की संख्या में शिव भक्त कावड़िए यात्रा के दौरान इसी मार्ग से होकर जाते हैं, जिसके चलते शिव भक्तों व नगर वासियों के लिए कुछ समय पहले ही गंग नहर का सौंदर्यीकरण कर पिकनिक पॉइंट का उद्घाटन जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी और खतौली विधायक विक्रम सैनी के द्वारा किया गया था। जन सहयोग से निर्माण होगा, क्योंकि गंगा घाट पर कुछ चोरियां हो गई, कैमरे वगैरह तो पहले से प्रस्तावित था। वैसे तो पुलिस चौकी का निर्माण पहले से ही था और इसका भवन भी एमडीए ही बनवाता, लेकिन क्योंकि जल्दी बनवाना है तो जन सहयोग से फिलहाल निर्माण हो रहा। और यहाँ पर क्योंकि पार्क भी बनना है तो पार्क के किनारे निर्माण होगा, तो निर्माण तो पहले ही होना था, क्योंकि अभी एमडीए से थोड़ा टेंडर वगैरह में देर हो रही थी, तो हमने कहा कि पहले ही बनवाओ ताकि सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही बनवाने का प्रयास। विधायक जी, इसमें कोई एमडीए का या सिंचाई विभाग का कोई मामला तो नहीं है? क्या मामला होगा भाई? तो हिंदुस्तान में चौकी बन रही, हिंदुस्तान में नहर है, हिंदुस्तान में सब कुछ है, तो सुरक्षा के लिए है पुलिस। तो नहीं, वो बात सही है। जैसे भूमि को लेकर के कोई बात, भूमि पुलिस चौकी भूमि को ही बनती है, थाने भूमि को बनते हैं। नहीं, वो तो है ना, ये दूसरे विभाग की है, एमडीए करा रहा काम। यहाँ भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हो रही, यहाँ पुलिस चौकी बन रही है। ठीक है। मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग द्वारा 100% सरचार्ज माफी योजना का पंजीकरण हेतु विद्युत उपखंड कम्हेड़ा पर आयोजन किया गया। विद्युत उपखंड कम्हेड़ा के जेई संजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा विद्युत बिलों पर 100% सरचार्ज माफी योजना का पंजीकरण कराया जा रहा है, जो 1 मार्च से कराया जा रहा है। पंजीकरण कराने का 15 मार्च अंतिम दिन है। विद्युत उपभोक्ता आज 30% शुल्क जमा कर 100% सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। बाकी 70% बचा हुआ बकाया 31 मार्च तक सरचार्ज माफी के साथ जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 मार्च तक। अगर उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन या बिल जमा नहीं कर पाया तो फिर विद्युत उपभोक्ता को 2000 प्लस सरचार्ज जोड़कर अपना बिल जमा करना पड़ेगा, अन्यथा आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए विद्युत उपखंड कम्हेड़ा से जुड़े उपभोक्ताओं की भीड़ उपखंड कम्हेड़ा पर लगी रही। जी, 15 तारीख लास्ट डेट है। बिल में किस तरह की छूट थी? बिल में ये पूरे ब्याज की छूट थी। अच्छा, पूरे ब्याज की छूट थी। आज रजिस्ट्रेशन की 15 लास्ट डेट है जी। इस उपलक्ष्य की वजह से भीड़ ज़्यादा है लास्ट डेट की वजह से, और 31 तारीख तक फाइनल जमा करना, 31 मार्च तक। अच्छा,
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तहसील नौगांवा सादात में जमीयतुल हिंद के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी इंद्र नंदन सिंह को वसीम रिजवी के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें वसीम रिजवी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान मजीद की 26 आयतों को कुरान से हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल की है, जिससे पूरे देश के मुसलमानों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और देश में जगह जगह मुसलमान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं बता दें कि नौगांवा सादात में शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय के लोगों ने जमीयतुल हिंद के बैनर तले नौगांवा सादात के उप जिलाधिकारी इंद्र नंदन सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। सबसे पहले तो ये बता दूं कि दोनों के एक साथ आने का जो यहाँ मकसद है वो इत्तेहाद को फरोग देना है, ताकि लोगों के जहन में ये नहीं आए कि ये कोई सुन्नी शिया मसला है। हालांकि वसीम रिजवी हमेशा ये कोशिश करता है कि मुसलमानों में और हिंदुस्तान के दूसरे फिरकों में और दूसरे धर्मों में हमेशा अनबन रहे, इख्तलाफ रहे, तफरका रहे। और उसने इस तरह कई फिल्में भी बनाई, कई बयानात भी उसके मौजूद हैं, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि प्रशासन ने आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की। हमारा मुतालबा है प्रशासन से, हम इसीलिए यहाँ आए थे ताकि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने SDM महोदय के माध्यम से हम ज्ञापन दें, ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और वसीम रिजवी जो समाज के लिए एक नासूर और कैंसर बन चुका है, इस पर जो है जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले जो ज्ञापन हमने SDM महोदय को दिया है, एक खबीस रिजवी वसीम रिजवी नाम का जो आए दिन तरह तरह के बयानात देता रहता है, इसी कड़ी को लेकर हमने फिर एक बार उस किताब उस कुरान पाक के शान में गुस्ताखी की है और 26 आयतों को कुरान पाक से निकालने की बात की है। उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। वो इंसान शैतान है, इंसान की शक्ल में है। हम लोगों में, हमारे भाईचारे में, हमारे इत्तेहाद में वो जहर घोलना चाहता है। ये उसकी नापाक साजिशें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होंगी और हमने SDM साहब के माध्यम से ये मुतालबा किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और देश के प्रधानमंत्री जी से कि वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि वो कभी भी जिंदगी के हिस्से में कोई भी इस तरह के मजहबी किताबों के बारे में, कुरान पाक के बारे में, किसी साहबा के बारे में कोई गलत जुबान ना निकाले। ये हमारा मुतालबा है और हम वसीम रिजवी के इस तमाम अमल की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और उसको सजा दिलाने के लिए हम सब लोग मुत्तहिद हैं और हम में आपस में ये भाईचारा इंशाल्लाह कल भी था, आज भी। मुरादाबाद में पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे की वापसी को लेकर जिले के पत्रकारों ने DM को ज्ञापन सौंपा और मुकदमा वापस न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पिछले दिनों 11 मार्च दिन गुरुवार को मुरादाबाद में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रोग्राम को कवरेज करने के दौरान 2 पत्रकारों के साथ मारपीट और उन पर दर्ज मुकदमे की तत्काल वापसी को लेकर प्रेस क्लब अमरोहा के अध्यक्ष परवेज सहारा व पदाधिकारियों और सदस्य पत्रकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को DM उमेश मिश्र के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ तत्काल दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने और घायल पत्रकारों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। आज हम सभी ने मुरादाबाद की घटना पर रोष जताया है और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा जो अमरोहा के हैं उनको हमने ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम संबोधित और मांग की है कि जो मुरादाबाद में पत्रकारों पे ये बेमियादी मुकदमे दर्ज हुए उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। यहाँ पर हम सारे पत्रकार अमरोहा के यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे कि मुरादाबाद में बीते दिनों मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की थी और मुकदमे दर्ज कराते थे। हम आज मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन DM साहब को दिया है कि उनके मुकदमे वापस लिए जाए।
बागपत की बड़ौद कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम के हाथ आज एक बड़ी सफलता लगी है, जहां संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस ने रमाला थाना क्षेत्र के जंगलों में घेराबंदी करते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, दिल्ली व हरियाणा राज्यों के 40 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जो हार जीत के लिए मुर्गों को लड़ाकर जुआ खेल रहे थे, जिनके पास से पुलिस ने 9 मुर्गे, 5 तमंचे, मैं जिंदा कारतूस, 5 चाकू और 1,30,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। दरअसल आपको बता दें कि एसओजी प्रभारी संजीव चौधरी और बड़ौद कोतवाली प्रभारी अजय कुमार शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि रमाला थाना क्षेत्र के सोनटी गाँव के जंगलों में आम के बागों में हार जीत की बाजी लगाकर मुर्गों को लड़ाया जा रहा है, जिसके चलते ही एसओजी व कोतवाली बड़ौद पुलिस की टीम ने जंगलों में घेराबंदी कर 40 लोगों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक स्कॉर्पियो कार बिना नंबर, 5 तमंचे में कारतूस, 5 चाकू, 9 मुर्गे और 1,30,000 रुपए की नकदी मौके से बरामद की। पकड़े गए जुआरी जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा राज्यों के रहने वाले हैं, जो कि सोनटी गांव के जंगलों में मुर्गों को लड़ाकर जीत हार की बाजी खेल रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना रमाला क्षेत्र में सोनटी के जंगलों में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक घने जंगल में वहाँ पे कई लोग जुआ खेलने हैं, और इस सूचना पर एसओजी बागपत की और बड़ौद पुलिस और रमाला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करी, तो वहाँ काफ़ी लोग मुर्गों की लड़ाई के ऊपर सट्टा खेलते हुए मिले, जिसमें 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 5 तमंचे, 5 चाकू और कई कारतूस बरामद हुए हैं। ये लोग दिल्ली, सोनीपत, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर के वहाँ रहने वाले हैं, और यहाँ आके ये लोग मुर्गे की लड़ाई पर लाखों का सट्टा लगाते थे। क्या क्या बरामद किए? इनके पास से ये 40 व्यक्ति हैं, इनके पास से तमंचे 5 और कारतूस और 5 चाकू इनके पास से बरामद हुए हैं, और जो मुर्गे 9 के करीब मुर्गे इनके पास पकड़े गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब लाखों का सट्टा लग रहा था तो 1 लाख रुपए खेल रहे थे, उसमें काफ़ी लोग भाग गए हैं, और जो पैसा ये इनके पास से बरामद हुआ है वो करीब 1,30,000 है। थैंक यू। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।